अस्सलाम वालेकुम। मेरे ज़रा 2 मिनट रुकिएगा बस, अजान ख़त्म होते ही हम स्टार्ट करते हैं 2 मिनट्स के बाद। अच्छा भाई, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बट आगे कंटिन्यू करने से पहले मुझे ज़रा एक बात बताइएगा, आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन की शेयरिंग क्लियर है? आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं? ओके, थैंक यू अब्दुल अजीज साहब। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 हम पढ़े थे। और टॉपिक नंबर 4 में हमने बेसिकली दो पोर्शन थे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। टाइल मोशन का जो पोर्शन था वो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन 2 डायमेंशन का, वो बेसिकली सर्कुलर मोशन है। और देखिए, सर्कुलर मोशन कोई नई चीज नहीं है, ये तो ओलेबस से भी पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन क्या होता है। कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में डिस्टेंस कवर कर रही हो, कोई बॉडी सर्कल में घूम रही हो, तो सर्कल में मूव करते हुए जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है वो सिंपली क्या कहलाता है? बेसिकली सर्कुलर मोशन। कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन अ सर्कुलर ट्रैक, when a body covers a distance in a circular track, then this type of motion is called as circular motion. ये या फिर when a body rotates about a fixed point, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करे, तो भाई ये वाला मोशन भी क्या होता है? बेसिकली सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन किसी भी लिहाज से है, इसमें कंपलसरी है कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एक रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जो कि हमेशा एफ सी मतलब सेंट्रीपीटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपीटल, एफ सी याद है ना कि एफ सी का मतलब क्या है? बेसिकली सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है। और इसी तरह से एफ जी भी होती है ना, एफ जी का मतलब क्या होता है? बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, एंगल बिटवीन सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कितना होना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एंगल बिटवीन सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने आपसे पूछा है, मैंने भी बताया नहीं है, मैंने डायग्राम पे ऐसी कोई मार्किंग नहीं की जिसमें एफ जी का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूग इफेक्ट जो है उसका कोई डायरेक्शन में बता दो। सिर्फ इतना डिस्कस किया कि भाई सेंट्रीपीटल फोर्स क्या है, बेसिकली एफ सी है, और इसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन, एंगल, डायरेक्शन तो बात की बात, एंगल कितना होना चाहिए एफ सी और एफ जी के बीच का? इंटरनल एंगल जो है वो कितना होना चाहिए? जरा मैसेज करें, रिप्लाई करें, एंगल कितने डिग्री होना चाहिए बिटवीन सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? खुशबख्त शफकत एंड मोहम्मद सैयद मोहम्मद अतर हाशमी। देखिए बेटे, एक चीज याद रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली क्या एक तरह का रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, मगर इसके लिए ऐसे बताया जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होता है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होगी। एफ जी का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। तो एफ सी और एफ जी
इनके बीच में एंगल हमेशा जो है वो 90 डिग्री के बराबर डेवलप होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि भाई एक्शन और रिएक्शन जो है वो 180 पे होते हैं। आप लोग सही बोल रहे हैं कि भाई वेट जो है वो डाउनवर्ड है, रिएक्शन के अपवर्ड है, मतलब 180 का एंगल नॉर्मली डेवलप हो रहा है। तो ये ज्यादातर चीजों में 90% चीजों में ऐसे ही होता है, मगर कुछ चीजों में एक्शन और रिएक्शन का डायरेक्शन एक जैसा नहीं भी होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा, तो ऐसे केस में पता होता है ना भाई कि इसके वेट का जो डायरेक्शन है, वेट का डायरेक्शन कैसा है, बेसिकली डाउनवर्ड है। और रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस डेवलप होता है। रिएक्शन कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है, मतलब रिएक्शन ऐसे डेवलप हो रहा है। मतलब डायग्राम से क्लियर पता चल रहा है कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड या फिर फ्रॉम द राइट साइड कोई भी एंगल जो है 180 के बराबर डेवलप नहीं हो रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन में ये 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता, और यहाँ पे भी जो है वो 180 डिग्री का एंगल डेवलप नहीं होता, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिहाज से भी जब टेंजेंट डेवलप हो रहा है तो ये एफ जी, और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा जो है वो कितना डेवलप होगा, 90 डिग्री के बराबर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशन ये बताई जाती हैं कि अगर एफ सी और एफ जी एक दूसरे के बराबर हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं, तो बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी, पर्टिकुलर पॉइंट्स के हिसाब से चलें तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से बॉडी ट्रेवल करेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाए, तो ऐसे केस में बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, स्पीड इंक्रीजिंग की तरफ चली जाती है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाए, तो ऐसे केस में स्पीड जो है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो कंडीशन लिख दी है, याद रखिएगा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल से कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वो स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। जैसे फैन के रेगुलेटर से हम करंट कम करते हैं, करंट कम करें तो भाई क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती है ना, तो उससे स्पीड डाउन हो जाती है। और अगर फैन से हम करंट बढ़ा दें तो करंट बढ़ाने का मतलब क्या है, वहां से इंटरनल सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती है और स्पीड हमेशा हो जाती है। तो तीन बेसिक सीक्वेंस हैं, बहुत सिंपल स्टार्टिंग कुछ बातें हैं, इन सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही यहाँ पे क्लियर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो और चीज़ें हमारे पास आती हैं अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें अभी हम सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के मेन टॉपिक पे नहीं जा रहे। अभी सर्कुलर मोशन या इसकी कैटेगरीज, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है या वेरिएबल सर्कुलर मोशन है, इन सारी चीज़ों को अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे और एंगल्स वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल होता है, ठीक है। जैसे हम कह रहे होते हैं कि एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज करती हुई जा रही है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में पोजीशन को चेंज कर रही हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेंथ होती है ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन में बॉडी पोजीशन चेंज करती है, तो जो लेंथ कवर होती है वो कहलाती है बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, ऐसे सर्कल में जा रहा है, ये तो सर्कल ही नहीं बना। अगर पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी सेकंड पोजीशन है, और ये इसकी थर्ड पोजीशन है, ठीक है। सिंपली बताया जाता है कि किसी भी दो पोजीशंस के बीच में, किसी भी दो पोजीशंस के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, ये एंगल कहलाता है बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी ये एंगल है, और कौन सा एंगल है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पॉइंट्स बाय अ सर्कुलर
सर्कल में मूव करते हुए किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो इस जगह पे थी और सेकंड पोजीशन इस जगह पे ही बनी है। अभी बहुत स्लो ट्रैवल कर रहा था, तेज ट्रैवल कर रहा था पार्टिकल, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है, सेकंड पोजीशन इधर डेवलप हो गई, तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। ये डिपेंड करता है कि हम एक तो टाइम लिमिट पे कि हम कितनी देर के बाद पोजीशन लोकेशन कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या, बॉडी की स्पीड कितनी है। स्पीड और टाइम, इन दोनों पे जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाजमी सी बात है यहाँ पे डिपेंड कर रहा होगा। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी तो बेसिकली नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी स्पीड और टाइम पे डिपेंड करता है ना। इसी तरह से यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली स्पीड और टाइम पे डिपेंडेंट है कि वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या फिर वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक सिंबल क्या हो गया, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या, थीटा है, ठीक है। अच्छा, इसी लिहाज से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा यूनिट कितना है, ऐसा यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा यूनिट याद है किसी को? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में तो मीटर होता है, रेडियन सर। रेडियन। शाबाश, खुशबख्श शफकत। काइंडली बस मैसेज में लिख दिया करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, रेडियन होता है, रेडियन होता क्या है जरा ये बताएं, क्योंकि इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कुछ एमसीक्यूज है, इससे रिलेटेड आ जाते हैं अक्सर। रेडियन है क्या? जिस तरह से हम बोलते हैं कि भाई 1 रेडियन का एंगल है, 1 रेडियन है। रेडियन बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू डिग्री, मगर पहले तो 1 रेडियन पता होना चाहिए। 1 रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वो हमें पता होना चाहिए कि अगर डिग्री से बड़ा यूनिट है तो कन्वर्टेबिलिटी क्या होगी, वो तो सारी कन्वर्जन तो बात की बात है। 1 रेडियन, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो क्या उसका रेडियस चेंज होगा? नहीं ना, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, मगर आर्क लेंथ तो चेंज होगी ना। पार्टिकल सर्कल में जाता जा रहा है, आर्क लेंथ बढ़ती जा रही है, और जब आर्क लेंथ बढ़ते बढ़ते रेडियस के बराबर हो जाए, जब आर्क लेंथ बढ़ते बढ़ते रेडियस के बराबर हो जाए, रेडियस फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर था, आर्क लेंथ बढ़ी है, पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ बढ़ते बढ़ते रेडियस के बराबर हुई है, रेडियस तो कांस्टेंट था। तो जब भी किसी जगह पे आर्क लेंथ बढ़ते बढ़ते रेडियस के बराबर हो जाए, तो इस वक्त दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल बेसिकली एंगल ऑफ 1 रेडियन कहलाता है। कि व्हेन द आर्क लेंथ बिकम इक्वल टू द रेडियस, आर्क लेंथ जब रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब पहले से बराबर नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता करके आर्क लेंथ बराबर हो रही है, तो जब आर्क लेंथ मिला के रेडियस के बराबर हो जाए, तो उस वक्त जो एंगल बनता है बिटवीन टू लाइंस, इस एंगल को एंगल ऑफ 1 रेडियन का नाम दिया जाता है। और इसके लिहाज से फिर वो लिखते हैं ना कि भाई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हो रहा है, एक कंप्लीट कहीं पे रोटेशन हुआ, तो एक क्या हो गया, पाई रेडियन, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपके पास पाई रेडियन, ठीक है। मतलब पूरा मिला के एक कंप्लीट रोटेशन पे क्या हो गया, 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया, ठीक है। एंगल में देखें तो एंगल डिग्री में 360 डिग्री हो गया, कंपैरिजन कर दिया तो भाई 2 पाई रेडियन इसके बराबर आ गया 360 के, 2 को लाके डिवाइड कर लिया तो भाई पाई रेडियन 360 अपॉन 2 कितना हो गया, 180 के बराबर हो गया। अब ये 1 पाई रेडियन है, सिर्फ 1 रेडियन अगर चाहिए हो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। 180 पाई की वैल्यू 3.142। डायरेक्ट वैल्यू याद करने वाली वैल्यू होती है फैक्ट बेस, बट बता रहा हूँ वैल्यू आती कैसे है कि 1 रेडियन फिर आता है 57.3 डिग्री के बराबर। 1 रेडियन बड़ा एंगल है, डिग्री से बड़ा एंगल है। कितना बड़ा एंगल है भाई कि 57.3 डिग्रीज के बराबर जो है वो सिंपली हमारे पास यहाँ पे 1 रेडियन होता है, ठीक है। और अगर ऐसे ही 1 रेडियन की बजाय 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन पे चले जाए, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 1/57.3 कर दें, 1 डिग्री तो ऐसे ही है, इन दोनों को डिवाइड करें, मतलब 0.017
रेडियंस की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि 1 डिग्री इतने इतने रेडियंस के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये तो खैर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इसकी कुछ डिटेल्स थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिटेल्स थी। ऐसे ही नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए भाई, सिंपल वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम। एक सेकंड में अगर कम एंगल कवर हुआ, एक सेकंड में अगर एंगल कम कवर हुआ तो हम बोलते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी कम है। और अगर एक सेकंड में ज्यादा एंगल कवर हो गया, टाइम वही 1 सेकंड, एक सेकंड में ज्यादा एंगल कवर हो गया तो हम बोलते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी दरअसल डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जो 1 सेकंड में हो रहा है। तो 1 सेकंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो है वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल्स टू डी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डी नहीं होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, थीटा अपॉन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसके हिसाब से यूनिट निकालें तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? रेडियन। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। मतलब यूनिट क्या बन गया इसका? रेडियन पर सेकंड के बराबर। ठीक है, इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। रोड पे कार जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, पहले वाली वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 5 मीटर पर सेकंड। बाद में जाके फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में? एक सेकंड में। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी से, फॉर्मूला क्या था? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इससे जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो बॉडीज स्ट्रेट लाइन में जा रही होती हैं उनके लिहाज से हम क्या करते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, सर्कल में जा रहा है, तो उसमें जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आएगा, जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आएगा, उससे बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम दिया जाएगा कि द चेंज इन एंगुलर velocity in a unit time, the change in angular velocity in a unit time। या तो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? फॉर एग्जांपल 7 मीटर पर सेकंड के बराबर थी। एक सेकंड के बाद यहाँ तक पहुँच गया, तो भाई अब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 11 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड के बराबर। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या? थीटा के बराबर है। अब वी आई वी एफ या यू और वी इस्तेमाल नहीं करते इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा आई, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंपली ओमेगा है। ठीक है, अब एक सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 3 और 4 का चेंज आया। 4 का चेंज आया, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? सिंपली यहाँ पे 4 के बराबर। ठीक है, तो बाय कंडीशन जैसे हम एक मिनट सॉरी, जैसे हम सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं ना, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी या v माइनस यू डिवाइड बाई टी, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। और अगर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी चाहिए हो तो क्या कर देंगे? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा अपॉन टी भी हो सकता है। डेल्टा ओमेगा अपॉन टी
ये भी इसका एक फार्मूला जो हो सकता है। और वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो सिंबल के ऊपर एरो हेड भी लगा देते हैं। और इसका एसआई यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सॉल्व भी करें तब भी हम वैल्यू निकाल के देख सकते हैं कि भाई ओमेगा एफ की वैल्यू, अगर फार्मूला भी रखते हैं ओमेगा एफ माइनस ओमेगा या पॉइंट टी, ओमेगा एफ कितना था 11, ओमेगा ई कितना है 7, टाइम कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन वाली बात। अब इसमें डायरेक्शंस हैं जो एक्टिंग डायरेक्शंस कहलाते हैं। डायरेक्शंस ऑफ ओमेगा, डायरेक्शंस ऑफ ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन। इसके एक्टिंग डायरेक्शंस जो है ना ओमेगा के, या तो ये आउट ऑफ द पेपर होते हैं या इन टू द पेपर होते हैं। आउट ऑफ द पेपर होगा ओमेगा एक्टिंग डायरेक्शन कहलाते हैं इसके, या इन टू द पेपर होगा, ठीक है। और आउट ऑफ द पेपर या इन टू द पेपर डिपेंड करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे। दो सर्कल बना देते हैं, राइट हैंड रूल लगता है बेसिकली यहाँ पे। राइट हैंड रूल को यूज किस तरह से करना है बस ये देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कुलर ट्रैक्स हैं, इन सर्कुलर ट्रैक्स पे बॉडी मूव कर रही है, एक पे बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। और ऐसे ही राइट हैंड साइड वाला जो सर्कल है ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से पार्टिकल रोटेट करें क्लॉक से ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी क्लॉकवाइज सर्कल पे देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कल पे देखिएगा क्लॉकवाइज पे, इसके लिए अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। इसके लिए अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल इस तरह से कि भाई थंब और फिंगर्स के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री का, ठीक। अब इसके बाद राइट हैंड साइड को पूरा प्लेस करें क्लॉकवाइज पे और फिंगर्स को पार्टिकल के डायरेक्शन में मूव कराएं। फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल में मूव कराएं। जब फिंगर्स को पार्टिकल्स के डायरेक्शन में मूव कराएंगे ना, थंब का डायरेक्शन इनटू द पेज बनेगा, इनटू द पेपर बनेगा। कि अगर हम राइट हैंड साइड की फिंगर्स को पार्टिकल के डायरेक्शन में मूव कराएं तो यहाँ पे थंब का डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेज या इनटू द पेपर ओमेगा का डायरेक्शन डेवलप होना चाहिए, ठीक है। इनटू द पेज बना तो नहीं सकते, ऐसे शो कर देते हैं कि यहाँ पे जो ओमेगा है इसका डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेपर या फिर इनटू द पेज, ठीक है। और इनटू द पेज हमेशा नेगेटिव जेड एक्सिस होता है, तो जिस लिहाज से भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। आइए सेम यही रूल अप्लाई करके देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में थंब का डायरेक्शन कैसे था, इनटू द पेपर। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम देखें तो अब जब आप फिंगर्स को मूव करेंगे तो लाजिमी उल्टा तो मूव नहीं कर रहे हैं ना, आपने पूरी लोकेशन चेंज कर दी, थंब को बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ ले आए। अब यहाँ पे फिंगर्स को मूव करें तो फिंगर्स की मूवमेंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है। थंब की मूवमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी इस वक्त जो ओमेगा है इसका डायरेक्शन बेसिकली आउट ऑफ द पेपर है। और आउट ऑफ द पेपर हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सेस जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। आउट ऑफ द पेपर कहलाता है पॉजिटिव जेड एक्सेस, ठीक है। तो ये ओमेगा का डायरेक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, क्लॉकवाइज पे एंटी क्लॉकवाइज पे। कि पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है तो ओमेगा का एक्टिंग डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे इनटू द पेज, और अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे, आउट ऑफ द पेज या फिर टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा इसके बाद अल्फा का डायरेक्शन भी है। बेटे कंसिडरेशन ऑफ एक्सेस होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो है वो पॉजिटिव एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई। इसी तरह से यहाँ पे कंडीशन होती है अगर इन टू द पेज है तो ये नेगेटिव जेड होता है,
और आउट ऑफ द पेज है तो वो पॉजिटिव z होता है, ठीक है, आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज। जैसे हम एक्सेस की कंसिडरेशन करते हैं उसी तरह से ये भी है, ठीक है। डायरेक्शंस ऑफ अल्फा, अल्फा का जो डायरेक्शन है ना वो पार्टिकल की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ओमेगा पे। खास तौर पे तो ऐसे कहना चाहिए, चेंजेस इन ओमेगा डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन ओमेगा। मतलब ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा कम हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे भी हमारे पास दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल में क्लॉकवाइज मूवमेंट ही है, दोनों में ही फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज मूवमेंट है। मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो बेसिकली इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है। एक में इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है और एक में डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। पहले तो ओमेगा का डायरेक्शन बना लें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए भाई? एंटी क्लॉक, ये दोनों ही जो क्लॉकवाइज हैं, दोनों सर्कल क्लॉकवाइज हैं, तो ओमेगा का डायरेक्शन जो है वो कैसे बन रहा होगा? इन टू द पेज, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से जो है वो यहाँ पे थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? इन टू द पेज। मतलब यहाँ पे ओमेगा का एक्टिंग डायरेक्शन कैसे हो गया? इन टू द पेज हो गया, ठीक है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो, तो ऐसे केस में ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में कंसीडर किए जाते हैं। ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन, जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है तो हम कहते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन है, और अगर कहीं पे नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन होती है तो हम बोलते हैं वेलोसिटी और डीसेलरेशन जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा कितना है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री का वर्ड इस्तेमाल कर दें या पैरेलल का वर्ड इस्तेमाल कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो एंगल है, खासतौर पर पॉइंट आउट करिएगा भाई, जो एंगल है ऐसे केस में वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री के बराबर बन रहा है। किस वक्त? जब इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन है, इसमें डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब अब एक्सेलरेशन नहीं है, अब तो डीसेलरेशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे हकीकतन जो डीसेलरेशन डेवलप हो रही होती है, ये जो है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। अब ओमेगा कैसे था? इनटू द पेपर था, और अल्फा इससे बिल्कुल क्या जा रहा है? ऑपोजिट जा रहा है। जब भी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग की फॉर्म में होगी तो एक्सेलरेशन डीसेलरेशन की फॉर्म में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगी, ठीक है। ऐसे केस में ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब ये वो एंगुलर डीसेलरेशन कहलाती है, बेसिकली एंगुलर डीसेलरेशन। अब इसमें कंडीशन क्या है कि हम लिख सकते हैं कि इस वक्त पहले पॉइंट में एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा कितना है? 180 डिग्री है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल वाले केस में 0 डिग्री और एंटी पैरेलल वाले केस में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री के बराबर। ये इनके डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें क्लियर रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद कुछ रिलेशंस हैं जिसमें एक रिलेशन s इज इक्वल्स टू आर थीटा है, एक रिलेशन इसमें v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, और एक रिलेशन a इज इक्वल्स टू आर अल्फा है। ठीक है, मीनिंग्स क्लियर है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज दिए जाते हैं इससे रिलेटेड, वो भी कुछ जगहों पे। रेफरेंस बता रहा हूँ सर, एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, रेडियस बन रहा है 0.25 मीटर के बराबर, और इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया है, इसने 100 मीटर। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन दी हुई होती है बड़ी सिंपल सी, कि भाई अगर फार्मूला यूज करना है ऐसे केस में एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस का मतलब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लिख देता हूँ एस का मतलब डी इज इक्वल्स टू आर थीटा भी लिख सकते हैं, मगर फेडरल बोर्ड की बुक में ये सिंबल है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर का मतलब क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा क्या है, ये बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। ऐसे ही v का मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, r तो वही रेडियस ऑफ सर्कल है। मैसेज है शायद, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। हाँ, सेंट्रीपिटल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में ना, मगर ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी हमेशा 90 पे होता है। सारे एंगल्स है वो 90 पे है बिल्कुल, सिर्फ दो एंगल हैं इसके जो 0 और 180 पे थे, वरना सारे एंगल ही 90 होते हैं। ओमेगा का मतलब क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। ए तो सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन है, आर का मतलब वो रेडियस ऑफ सर्कल है, और अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एक दो कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी, और वो एंगल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो मेन पोर्शन तो इसका काफी हद तक हो ही जाएगा। थीटा चाहिए, थीटा की वैल्यू बता दें जरा, यहाँ पे रेडियन में आएगा ना, लिखकर मैसेज करिएगा बस। जल्दी जल्दी मैसेज करें, टाइम खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। नहीं, एस कितना था 100, आर कितना है 0.25, और थीटा मालूम करना था, 0.25 को लाके डिवाइड कर लें, हो गया 400 हो गया ना। 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, 0.2 का मतलब क्या होता है 1/5, तो यार 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। ये पॉइंट में वैल्यूज यूज हो रही होती है, फिर रखिएगा, मतलब 100 था डिवाइड बाई 0.25 था, तो भाई 0.25 का मतलब क्या था 1/4, 0.25 का मतलब 1/4, 4 को ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना हो गया 400 रेडियन के बराबर। इसी तरह की कुछ चीज़ें जो है वो इधर भी दी हुई होती है,
जरा जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम रह गया है तो उसको ज़रा सॉल्व करके बता दीजिएगा। एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी लीनियर वेलोसिटी थी थोड़ी देर के लिए, वेलोसिटी क्या थी v, ठीक है। अब बताया क्या गया है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकेंड, और जो अब रेडियस है वो 0.1 मीटर के बराबर है। देन मालूम करें कि इसकी टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। भाई v बराबर है r ओमेगा के, r कितना है 0.1 और ओमेगा कितना है 5। r कितना हो गया 0.1 और ओमेगा कितना था 5, ठीक है। 0.1 का मतलब क्या था 1/10, 5 डिवाइड बाई 10, 5 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा भाई 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या हुआ, डायरेक्टली इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इसी तरह से एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है, A इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ऐसी कुछ पर्टिकुलर रेडियस यहाँ पे गिवन है, 0.5 गिवन है मीटर में, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लीनियर मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन थी, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तकरीबन 25 मीटर पर सेकंड के बराबर है। मालूम करना है कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू के लिए a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, क्या चाहिए, क्या था अल्फा चाहिए था ना, a अपॉन आर इज इक्वल्स टू अल्फा। a की वैल्यू कितनी है 25, r की वैल्यू कितनी थी 0.5, और 0.5 से डिवाइड करने में वैल्यू वैसी डबल हो जाती है ना, क्योंकि इसकी जगह 1/2 आएगा। मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/2 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अल्फा कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी 50, और इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अबाउट सर्कुलर मोशन पता होना जो है वो लाजमी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम एंगल्स की बात कर रहे हो ना भाई, तो एंगल्स के लिए एक जनरल सी बात, वो आपने खुशबक में आई थिंक लिखी भी थी ये वाली बात कि एंगल 90 था। भाई इस पूरे चैप्टर में बस 2 एंगल ही हैं जो डिफरेंट है, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री। वो कौन से, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो ओमेगा अल्फा पैरेलल, और जब एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही हो तो ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल। मतलब ये 180 और 0 दो ही जगह पे थे बस। इसके अलावा तो आप कहीं पे भी देखें भाई, अगर यहाँ पे हम सिंपल एक्सेलरेशन की बात भी कर रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी डेवलप होती है ना, वो भी कैसे इधर डेवलप हो रही होती है टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन भी पूरा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब इसमें अगर अल्फा डेवलप हुआ या ओमेगा डेवलप हुआ तो वो या तो आउट ऑफ द पेपर होगा, मतलब यहाँ से भी 90 और यहाँ से भी एंगल कितना होगा 90। अंदर डेवलप हो रहा है अल्फा या ओमेगा बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है। अब सबके लिहाज से एंगल देखें ना तो भाई v एंड ओमेगा, v हॉरिजॉन्टल पे, ओमेगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ है, एंगल कितना होगा 90। आप a और ए सी के बीच का एंगल देखें, वो भी एंगल कितना होगा 90। आप एफ सी एंड एफ जी के बीच का एंगल देखें, वो भी कितना होगा 90। आप a एंड अल्फा के बीच में एंगल देखें तब भी कितना होगा 90। मतलब ये सारे एंगल्स जो है वो कितने होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। सिर्फ 2 एंगल ऐसे हैं जो कि 0 डिग्री और 180 डिग्री है, और वो हम पहले ही एंगल्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी बात जो है वो क्लियर रहनी चाहिए। इसी तरह से पता है कि भाई वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या होती है, a force responsible for circular motion, a force responsible for circular motion, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाने वाली फोर्स है वो क्या कहलाती है एफ सी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।
सिंपल डिफाइन करते हैं ना कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, एम ए सी या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फोर्स है। ये फॉर एग्जांपल टेंशन है, या ऑल ऑफ देम, which of the following force is acting like a centripetal force, which of the following force is acting like a centripetal force, तो यार आंसर क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन या ऑल ऑफ देम। आंसर बताएं, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करनी है, दूसरे टीचर वेट कर रहे हैं। नहीं पता, ऑल ऑफ देम। दुनिया की हर फोर्स, याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकती है, दुनिया की हर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकती है। फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती हैं, सर्कुलर मोशन का रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करता है तो चेंजेस इन डायरेक्शन की वजह से, चेंजेस इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है टूवर्ड्स द सेंटर, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन में इंक्लूडेड थी, सर्कुलर मोशन में ये सारी नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसको जूम आउट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इंशाल्लाह कल हम इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम वगैरह से स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन का पोर्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, थर्ड, नेक्स्ट, 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 सिक्स्थ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, बस 8th।
सही है बच्चों, बस आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 से, टॉपिक नंबर 5 से। अल्लाह हाफ़िज़।